आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक्स का वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर आप अपने लोकल सर्वर पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रियल टाइम बायोमेट्रिक्स का जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसका मेन जो डेटाबेस होता है वो है MS SQL। तो सबसे पहले हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी हैं। एक तो ये कि रियल टाइम बायोमेट्रिक्स की जो अटेंडेंस फाइल है, सबसे पहले आपको वो चाहिए होगा। उसके बाद आपके सिस्टम पे IIS कॉन्फ़िगर होना चाहिए, जिसे हम इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं, और डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट SQL आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम रियल टाइम बायोमेट्रिक्स वेबसाइट पे जा कर के रियल टाइम की अटेंडेंस फाइल डाउनलोड करते हैं। सर्च करेंगे हम realtimebiometrics.com। सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा वेब अटेंडेंस एप्लीकेशन। हम वेब अटेंडेंस एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक इसी के साथ हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी डाउनलोडिंग के लिए लगा देते हैं। सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2014। आप कोई भी SQL सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं, रिकमेंडेड है लेटेस्ट डाउनलोड करें, और अभी के लिए मैं यहाँ 2014 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करेंगे हम, नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ हम देखेंगे ढेर सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, और अकॉर्डिंग टू बिट जो x86 है वो 32 बिट के लिए है, जो x64 है वो 64 बिट के लिए है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम कितने बिट का है, 32 बिट है या 64 है। दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा सिस्टम 64 बिट प्रोसेसर है। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं और यहाँ से हम ये सेटअप डाउनलोड करेंगे जो 64 बिट वाला है। एक्सप्रेस एडिशन ही डाउनलोड करेंगे, एक्सप्रेस एडिशन फ्री होता है, कोई भी लाइसेंस का कॉस्ट नहीं होता है। इस पर सिर्फ आपको टिक मार्क करना है, टिक मार्क करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही विद इन अ सेकेंड आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये लगभग 1 GB का सेटअप है, तो डाउनलोडिंग में टेक्स टाइम। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम इस सिस्टम पर IIS कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। IIS मतलब इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, जिसके थ्रू हमारा अटेंडेंस फाइल इसी सिस्टम से होस्ट किया जाएगा। तो हम उसको नेटवर्क में या इस सिस्टम पर ब्राउज़र पे, किसी भी ब्राउज़र पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा कंट्रोल पैनल में। रन पर हम सीधे कंट्रोल लिखेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको क्लिक करना होगा प्रोग्राम्स पर। प्रोग्राम्स के अंदर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस जो है वो एक्चुअल में विंडोज़ का इनबिल्ट फीचर है। तो अगर हमें वो चाहिए तो हमें सिर्फ उसकी सर्विस को ऑन करना है, उस फीचर को हमें ऑन करना है। तो हमें टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ पर क्लिक करना है। ये एक पेज ओपन होगा, इसमें हमें ढेर सारी सर्विसेज दिखेंगी, लेकिन हमें सिर्फ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस ही चाहिए। तो हमें इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस पर हमें टिक मार्क करना होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। इसके अंदर हमारा FTP सर्वर दिख रहा है, उसको भी हमें ऑन कर देना है। वेब मैनेजमेंट है, IIS 6 है, हम उसको भी ऑन करेंगे। जितना भी आपको प्लस दिखता है वो हर एक प्लस पे आपको क्लिक करना है और सारी की सारी सर्विसेज आपको ऑन करनी है। हम एक बार प्लस पर ही क्लिक कर लेते हैं सारे, उसके बाद हम एक साथ टिक मार्क स्टार्ट करेंगे। ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सारे ऑप्शंस पर टिक मार्क होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमें कैसे पता चलेगा कि सारे ऑप्शंस पर टिक मार्क हो गया है या नहीं हो गया है। ये जब सारा हम टिक मार्क कर लेते हैं तो हमें दिखता है कि सारे ऑप्शंस पर हमने टिक मार्क कर लिया है या नहीं। हमें ये सारे ऑप्शंस चाहिए, इसलिए हम सारे के सारे ऑप्शंस पर टिक मार्क करेंगे। और भी नीचे और भी जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं सभी पर हमें टिक मार्क कर देना है। और जैसे ही हमारा टिक मार्क कंप्लीट होता है, आप एक बार अगर ऊपर स्क्रॉल करेंगे जहां हमने सबसे पहली बार स्क्रॉल किया था इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, अगर इस पे ये आपका टिक, अभी जैसे देखिए मैंने अगर इस पे से टिक मार्क हटा दिया तो ये ब्लैक आ गया। अगर मेरी सारी सर्विसेज ऑन नहीं होंगी
इस पे टिक मार्क नहीं आएगा। एक तो ये हो गया इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस आप कैसे ऑन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम पे जो भी डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो भी आप यहीं से इनेबल कर लेंगे। 3.5 या 4.6, 4.8 जो भी आपके सिस्टम में इनबिल्ट होगा वो डॉटनेट फ्रेमवर्क भी आपके सिस्टम पर ऑन होना चाहिए। तो इसको हमने सारे फीचर्स, सारे टिक मार्क यहाँ पर कर दिए हैं। अब हम इसको ओके करते हैं और ये आपको सीधे देगा ऑप्शन सर्च फॉर रिक्वायर्ड फाइल्स। ये विंडोज़ की इनबिल्ट फाइल है तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही ये सर्च करेगा और वहीं से डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके सिस्टम पे विंडोज़ का अपडेट ऑन होना चाहिए। अगर विंडोज़ अपडेट आपका बंद रहेगा तो यहाँ पर आपको ये मैसेज देगा कि लेट द विंडोज़ अपडेट डाउनलोड द फाइल्स। तो ये हम सर्च करने देते हैं, तब तक हम देखते हैं। ओके, तो हमारा अटेंडेंस का जो फाइल है, हमारी अटेंडेंस फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब अटेंडेंस फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। क्योंकि ये फाइल हमारी सबसे ज़रूरी फाइल है, इसलिए हम इसको एक किसी ऐसे फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर को कोई भी डिलीट ना कर सके। ये डिलीट नहीं करना है तो हम इस फोल्डर का नाम रखेंगे रियल टाइम वेब और इसी के अंदर हम ये अटेंडेंस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ अटेंडेंस फाइल पेस्ट कर देंगे। चूँकि ये जिप फाइल है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आई गेस हमारा एसक्यूएल सर्वर भी ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है और ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसके अंदर हमें लोकल होस्ट 2021 नाम से एक फ़ाइल मिलेगी और इसके अंदर हमारा क्लाउड अटेंडेंस 2021 है। ये हमारी एक्चुअल में फ़ाइल है जिसकी हमें ज़रूरत है। ये असल में हमारा पूरा वेब बेस का सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम देखते हैं हमारा IIS कितना हो चुका है। IIS में अप्लाइंग चेंजेस दिखा रहा है। एक बार ये चेंजेस अप्लाई हो जाएगा। मे भी कभी कभी ऐसा होता है जब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क वगैरह ये सारी चीज़ें एक साथ हम ऑन करते हैं तो सिस्टम रीस्टार्ट के लिए बोलता है। अगर सिस्टम आपका रीस्टार्ट के लिए बोलता है तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, रियल टाइम के वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए जो रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे हिसाब से वो विंडोज़ सर्वर 2008 के ऊपर होना चाहिए या विंडोज़ क्लाइंट सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 8, 10 होना चाहिए। विंडोज़ 7 पर कुछ डॉटनेट फ्रेमवर्क्स हैं जो सपोर्टिव नहीं होते हैं तो कहीं कहीं पे चल जाता है, कहीं नहीं चलता है। तो इट इज़ बेटर रिकमेंडेड टू यूज़ विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10। विंडोज़ 8 या 10 के नीचे किसी में भी इंस्टॉल ना करें। विंडोज़ 8 या 10 में अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छे से इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन में भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे हम जानते हैं विंडोज़ 7 के कुछ फीचर्स हैं या कुछ वर्जन्स हैं जिसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.6 सपोर्टिव ही नहीं है। अब सॉफ्टवेयर को डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.6 चाहिए तो उस केस में विंडोज़ 7 पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ही नहीं। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप विंडोज़ 7 के ऊपर के ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। ऑलमोस्ट ये चेंजेस अप्लाई हो गया है। ये चेंजेस एक बार अप्लाई हो जाएगा तो हम अपनी अटेंडेंस फाइल को IIS पर होस्ट करके एक बार चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा विंडोज़ कंप्लीटेड द रिक्वेस्ट चेंज आ गया और हमें रीस्टार्ट के लिए नहीं बोला है तो हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आप विंडोज़ स्टार्ट बटन पे आइए और यहाँ से आप IIS या इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस सर्च कर सकते हैं। हमें 6 नहीं यूज़ करना है, हम नॉर्मल IIS यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करिए, ये अपने आप ही आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आपको यहाँ लेफ़्ट साइड से इसे नीचे स्क्रॉल करना है। साइट्स के अंदर आप देख सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट ऑलरेडी एडेड होती है। अगर आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड वेबसाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पर ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं ये जो एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो ये जो फिज़िकल पाथ दिया है इस फिज़िकल पाथ में हमें
रियल टाइम अटेंडेंस फाइल को सेलेक्ट करना है। जो भी हमारी अटेंडेंस फाइल पड़ी हुई है वो हमने अभी डाउनलोड किया है, उस फाइल के पाथ को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हम दिस पीसी में जाएंगे, हमने ई ड्राइव में रखा है, रियल टाइम वेब सॉफ्टवेयर का फोल्डर है जिसके अंदर रियल टाइम वेब का फोल्डर है, attendance.in के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। हमें आखिरी फाइल सेलेक्ट करनी है, लास्ट फोल्डर सेलेक्ट करना है, क्लाउड अटेंडेंस 2021। इसको सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे, इसको भी ओके कर देंगे। तो ये एक तरीके से हमारा होस्टिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चीज़ और हमें करना है जिससे हमें आगे दिक्कत ना दे। एक बार एडिट परमिशन में जा करके सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। तो हम सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ से हर एक यूज़र को सारी परमिशन हम अलाउ कर देते हैं, और यही नहीं हम एवरीवन भी ऐड कर देते हैं। क्योंकि हम इसको एज अ सर्वर यूज़ करने वाले हैं तो हम इसको एवरीवन के लिए भी अलाउ कर दे रहे हैं। अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया है। अभी एक बार हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करके जैसे ही हम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारा ब्राउज़र है क्रोम या फायरफॉक्स, उस पर हमारा रियल टाइम का एक जो लॉगिन पेज है, जो डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज है, वो पेज हमें दिखाई देगा। इट्स अ फर्स्ट टाइम तो हो सकता है थोड़ा सा समय ले, लेकिन यहाँ पर ये आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये पेज यहाँ आ जाएगा। जैसे ये पेज यहाँ एक बार दिख जाएगा उसके बाद हम इसको क्लोज करके SQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएशन, फिर डेटाबेस को और अटेंडेंस फाइल एप्लीकेशन को दोनों को कैसे मैच करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा लाइसेंस का पेज आ गया है डायरेक्टली। अभी चूंकि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की नहीं है तो ना हम लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं, ना हमारा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अभी हम आगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, अभी हमारे पास डेटाबेस हमने बनाया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम SQL सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। SQL सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए जो आपको दिखाया दिया है मैंने कैसे डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सीधे डायरेक्टली इसको ओपन करना है या रन एज एडमिन से क्लिक करके कैसे भी कर सकते हैं। एक बार ओपन करेंगे और वो इंस्टॉलेशन अपने आप स्टार्ट करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान देने वाली हैं जब भी आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पर इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, इसको आपको SQL ऑथेंटिकेशन पर इंस्टॉल करना है। ये बड़ा सेटअप है तो टाइम लेता है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन दोनों में, तो हम वेट करते हैं, अपने आप स्टार्ट करेगा। ओपन पे हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर हमें येस करना है। इसको भी हम क्लोज ही कर देते हैं, ये IIS भी हम क्लोज कर देते हैं। अब ये फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, हम डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहने देंगे या हम चाहें तो इस लोकेशन को चेंज, हम डायरेक्टली इसको इसी पर ओके कर देंगे, अपने आप को एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। वेट करेंगे, लगभग 1 GB का सेटअप था तो उसके अंदर कितनी फाइल्स होंगी वो एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। वेट करते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा एक्सट्रैक्ट होने के बाद अपने आप इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा, जिसमें हमें जो जो ऑप्शंस दिखाता जाएगा जस्ट आगे प्रोसेस करते जाएंगे। एक बार फाइल एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंस्टॉलेशन का पेज ओपन होगा। फाइल एक्सट्रैक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा ये पूरा एक बार को चला जाएगा, उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो इंस्टॉलेशन का पेज अपने आप आ जाएगा। अब वो चला गया है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे 10-5 सेकंड कम से कम, उसके बाद SQL सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए एक छोटा सा पॉपअप आएगा और पेज ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं हम। ये हमारा SQL इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है। अभी ये पॉपअप भी जाएगा और एक नया पॉपअप ओपन होगा। ये जस्ट बताने के लिए मैसेज है कि आ रहा है। ये हमारा एक्चुअल इंस्टॉलेशन का पेज है। अभी इस पर जैसे ही हमें चूँकि न्यू सर्वर स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन ऐड फीचर्स टू एग्जिस्टिंग, हम नया सर्वर का सेटअप कर रहे हैं, इसलिए हम न्यू इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके वेट करना है। इसके बाद एक और टैब ओपन होगा जो
एंड तक रहेगा जब तक हमारा पूरा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं हो जाएगा। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, अब हमें इसका काम नहीं है और इस पे हम वेट करते हैं जब हमारा एसक्यूएल का पेज ओपन होगा। ये हमारा एसक्यूएल सर्वर का सेटअप पेज ओपन हो गया है। यहाँ हम सिर्फ लाइसेंस एंड टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो सारे रूल्स चेक, प्रोग्रेस, वो सारा खुद चेक करेगा। चेक करने के बाद अगले स्टेप पर अपने आप जाएगा। यहाँ हमें फिर से नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग सेटअप फाइल, एक्सट्रैक्टेड फाइल, वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक करेगा। सारे प्रोडक्ट्स का अपडेट, जो सेटअप फाइल हमने डाउनलोड किया, कुछ करप्ट वगैरह तो नहीं हुआ है, वो सब देखता है। इस पेज में हमें एक बार सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे एक बार इनकेस अगर कभी कुछ मिस हुआ हो, या तो हम स्क्रॉल करके चेक कर लें या सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, वो अपने आप सारी फाइलें सेलेक्ट कर लेगा। अगर हमें लोकेशन या एसक्यूएल का पाथ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि डिफ़ॉल्ट जहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है वहीं पर इंस्टॉल करने दें। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज हमें खासकर ध्यान रखना है। हम यहाँ पर चाहें तो अपना नेम इंस्टेंस कुछ भी दे करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हम डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अभी नेम इंस्टेंस दे के इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पर इंस्टॉल करते हैं जो MS SQL सर्वर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके हमें फिर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ये जो हमारा सर्वर का ब्राउज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा डिसेबल ही दिखेगा। इसे हमें सिर्फ क्लिक करके ऑटोमेटिक पे करना है। ऑटोमेटिक करके हम वापस नेक्स्ट करेंगे। ये पेज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन का डिसाइडिंग पेज होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल जो इंस्टॉल कर रहे हैं ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पर इंस्टॉल कर रहे हैं या एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन पर इंस्टॉल कर रहे हैं। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एसक्यूएल सर्वर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है। आपने अगर अपना विंडोज़ सिस्टम सर्वर लॉगिन कर लिया है तो आपका एसक्यूएल भी लॉगिन हो जाएगा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रियल टाइम के सॉफ्टवेयर के लिए आपको मिक्स मोड पर क्लिक करना है और एसक्यूएल लॉगिन के लिए मैनुअली आपको पासवर्ड देना है। हम यहाँ पर एक पासवर्ड दे देते हैं। सेम पासवर्ड को वेरीफाई करते हैं। और यहाँ नीचे वो यूज़र अपने आप ले लेता है, हम उसको नेक्स्ट करेंगे। ओके, हम यहाँ पर ऐड करंट यूज़र भी कर सकते हैं, तो अपने आप करंट यूज़र को ऐड कर लेगा। ओके, यहाँ हमने पासवर्ड गलत डाल दिया है। हम तो इसी के साथ ये हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको सीधे क्लोज़ कर देना है। ये वाला टैब भी हमें क्लोज़ कर देना है। ये एक बार आएगा, बस अपने आप चला जाएगा, एक बार सिर्फ बताने के लिए है। उसके बाद हमें स्टार्ट मेनू से एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियोज़ चाहिए। तो ये जैसे देख सकते हैं ये हमारा आ गया है एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो। इस पर हम जैसे ओके करेंगे, फर्स्ट टाइम ओपन होना है तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। एक बार ये ओपन हो जाएगा, हम इसको लॉगिन करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस को अपने रियल टाइम अटेंडेंस फाइल के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, पहली बार ऑन हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। आपको इवन मैसेज भी दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो इज लोडिंग यूज़र सेटिंग, दिस में टेक फ्यू मिनट। ये इसीलिए है क्योंकि पहली बार ओपन हो रहा है। एक दो बार जब ये सिस्टम पर ओपन हो जाएगा तो फिर ये दोबारा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं।
और ये हमारा एसक्यूएल ओपन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल जब भी ओपन होता है वो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन पर ना आकर के विंडोज़ ऑथेंटिकेशन दिखाता है, लेकिन चूंकि हमने एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन पर इंस्टॉल किया है और रियल टाइम सॉफ्टवेयर के लिए हमें एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन ही चाहिए, तो हम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे। जब भी हम एसक्यूएल को एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा लॉगिन नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी हमने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड हम डाल देंगे। हम रिमेंबर करके कनेक्ट करते हैं। एक बार ये कनेक्ट हो गया, उसके बाद हम डेटाबेस पे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अभी तक हमने कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है क्योंकि अभी जस्ट हमने इंस्टॉल किया है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले न्यू क्वेरी पर क्लिक करना है। न्यू क्वेरी पर क्लिक करते ही ये क्वेरी का पेज ओपन हो जाएगा। इस क्वेरी पेज में हमें डेटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी लिखनी होगी। हम चाहें तो यहाँ से भी नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस, लेकिन क्वेरी से डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल बनाना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने की जो क्वेरी है वो है क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद आप आगे डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं, किस नाम का डेटाबेस बनाना है। तो हम यहाँ बनाएंगे रियल टाइम वेब नाम से। रियल टाइम वेब नाम से एक डेटाबेस बनाते हैं। इसको आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे आपका डेटाबेस बन जाता है। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो डेटाबेस भी यहाँ दिख जाएगा। लेकिन अभी भी ये डेटाबेस हमारे काम का नहीं है क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर अभी तक हमने कोई भी टेबल्स क्रिएट नहीं की हैं। अब हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? हम और आप डेवलपर तो है नहीं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए रियल टाइम की जो अटेंडेंस फाइल है उसमें ऑलरेडी टेबल की स्क्रिप्ट दिया हुआ है, जिसको आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं इसी अटेंडेंस फाइल में, लोकल होस्ट के अंदर क्लाउड अटेंडेंस में, और ये जो ऐप डेटा का फोल्डर होता है, ऐप डेटा हम ओपन करेंगे। इसमें हमें डीबी स्क्रिप्ट नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की फाइल मिलती है। हम चाहें तो इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, जिससे सीधे एसक्यूएल सर्वर में ओपन हो जाएगा, लेकिन हम इसको एडिट करके नोटपैड में ओपन करेंगे। कंट्रोल ए करके सारी की सारी फाइल सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पेस्ट करके एग्जीक्यूट करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, वो ये कि हम किस डेटाबेस के अंदर वो टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। मास्टर जो डेटाबेस होता है ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है। हमें रियल टाइम वेब के अंदर बनाना है तो हम चाहें तो यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम एक क्वेरी भी लिख सकते हैं, यूज़ रियल टाइम, और आपको डेटाबेस का नाम दे देगा। इस पर क्लिक करके भी हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं एक बार अभी चेंज कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो डेटाबेस अपने आप यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेरी को हम हटा देते हैं और हमने जो कॉपी किया है टेबल के स्क्रिप्ट उसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके चाहे तो हम सेलेक्ट करें या बिना सेलेक्ट किए भी हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे नीचे दिखाता है क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, वो सारे के सारे टेबल्स हमारी क्रिएट हो जाएंगी। अब अगर हमें देखना है तो हम यहाँ रियल टाइम वेब डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, टेबल्स पर क्लिक करके एक्सपेंड करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारी सारी टेबल्स यहाँ क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमारा डेटाबेस बन गया, हमारा वेबसाइट पे रियल टाइम का सॉफ्टवेयर आ गया है। लेकिन अब अगला जो टास्क है वो ये है कि हम डेटाबेस को और एसक्यूएल सर्वर को, यानी डेटाबेस और रियल टाइम का जो अटेंडेंस फाइल है उसको दोनों को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए हम चाहें तो IIS के थ्रू भी जा सकते हैं और चाहें तो सीधे ड्राइव में जाते हैं। जहाँ भी हमने वो अटेंडेंस की फ़ाइल रखी है वो फाइल को ओपन करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे एक वेब कॉन्फ़िग नाम से कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ये जो फाइल है इसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओपन विद करिए और नोटपैड में ओपन कर लीजिए। यहाँ से हम नोटपैड सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। एक बार ये फाइल नोटपैड में ओपन हो जाएगा तो आप ये लाइन देखिए, ये जो ऐड नेम एसक्यूएल कॉन्फ़िग वेब डेटा सोर्स ये जो लिखा हुआ है, इस लाइन में हमें एसक्यूएल सर्वर की क्रेडेंशियल हमें डालने होते हैं। अब एसक्यूएल सर्वर का क्रेडेंशियल हमें कैसे मिलेगा?
सबसे पहले हम यहाँ जैसे ही SQL सब मैनेजमेंट स्टूडियो में आएंगे, कनेक्ट पे क्लिक करके डेटाबेस इंजन पे जाइए, तो ये हमें सर्वर का नाम मिलता है। यहाँ से हमने सर्वर नेम कॉपी कर लिया। अब हम वापस कॉन्फ़िग फाइल में आते हैं। ये जो डेटा सोर्स होता है, डेटा सोर्स हमारा SQL सर्वर का सर्वर नेम होता है। तो यहाँ पर जो पहले से पड़ा हुआ है, हम उसकी जगह पे अपना सर्वर का नेम पेस्ट करेंगे। अगला है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग होता है हमने किस नाम से अपना डेटाबेस क्रिएट किया है। तो हमने अपना डेटाबेस रियल टाइम वेब नाम से क्रिएट किया है। हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जिससे गलती होने के चांसेस ना हो। इसको भी हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अगला यूज़र आईडी। SQL सर्वर लॉगिन के लिए हम यूज़र नेम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। और SQL सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए हमने पासवर्ड क्या दिया था। जब भी हम SQL सर्वर लॉगिन करते हैं, लॉगिन के टाइम पे हम पासवर्ड क्या दे रहे हैं, ये पासवर्ड हमने SQL इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही डिसाइड कर लिया था। जो पासवर्ड हमने वहाँ डाला था, सेम पासवर्ड हमें यहाँ पर डालना है। तो हमारा भी पासवर्ड abc@123 ही है। अभी हमें इसको सिर्फ सेव करना है और क्लोज़ कर देना है। अभी हमने, ये हो गया हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी अटेंडेंस फाइल के साथ हमने कैसे किया है। अभी हम ये सारी चीज़ें क्लोज़ कर देते हैं। वापस हम ब्राउज़र पर ही आते हैं, या हम एक काम करते हैं, हम IIS के थ्रू एक बार रिफ्रेश करके रीस्टार्ट करके फिर हम वेबसाइट को ओपन करेंगे। या हम एक तरीके से बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर को हम रीस्टार्ट करके तब ओपन करेंगे। हम वापस इधर आते हैं, साइट्स पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। एक बार इसको हम रीस्टार्ट करते हैं और फिर से ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे। अभी ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इस बार हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर दी है। अब की बार जब लाइसेंस का पेज आएगा तो आपको रियल टाइम सपोर्ट में कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके आप लाइसेंस ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये पेज वापस से ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आप लाइसेंस के लिए सपोर्ट में कॉल कर सकते हैं। आप एक बार सपोर्ट में कॉल करेंगे, वहाँ से जो भी है वहाँ से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये हमारा लाइसेंस का पेज आ गया है। यहाँ हम अपना ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालेंगे। अपना ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालेंगे, आप अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के बाद ईमेल आईडी, आपका जो भी फ़ोन नंबर है आप फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डाल करके ये आपको सीरियल नंबर मिल रहा है। ये सीरियल नंबर आप रियल टाइम सपोर्ट में कॉल करके इस सीरियल नंबर का आप लाइसेंस ले सकते हैं। एक बार आप लाइसेंस ले लेंगे, रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर सकते हैं।